यदि आप भी उत्तराखंड के किसी नगरीय इलाके में रहते हैं, यदि क्या है रहते ही होंगे। दरअसल हाल के वर्षों में भू माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए हमारी सरकारों ने, किसी की भी सरकार वो रही हो, जिस तरह से छोटे छोटे कस्बों को भी नगर पंचायत बना दिया है और जिस तरह से पुरानी म्युनिसिपल बॉडीज की सीमाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी करके सैकड़ों गांवों को शहरों में मिला दिया है, उसके बाद तो हम ज्यादातर उत्तराखंडी शहरी ही हुए। एक आंकड़ा देख रहा था जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के समय यहाँ की शहरी आबादी 21.72% थी। आज लोगों का अनुमान है कि 36 से 40% उत्तराखंडी शहरवासी हो गए होंगे, लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि 60% से ज्यादा उत्तराखंडी इस समय शहरों में रह रहे हैं। कई इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनके कागजात मतलब आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड तो गांव में हैं, लेकिन वे रहते शहर में हैं। इस तरह से हम ज्यादातर उत्तराखंडी शहरी हो गए हैं और शहरों में इन दिनों चुनाव चल रहे हैं। जाहिर है आपके घरों पर भी उम्मीदवारों का आना जाना शुरू हो गया होगा। तो क्या सोचा इस बार आपने? क्या उम्मीद करते हैं आप अपने इन नए चुने जाने वाले शहरी जनप्रतिनिधियों से? अब भी गली नाली स्ट्रीट लाइट तक ही सोचना है कि इससे आगे भी कुछ सोच रहे हैं आप? दरअसल नाली गली सफाई तो किसी भी म्युनिसिपल बॉडी का काम है ही। क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों को हम अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं उन्हें जरा बड़ा सोचना चाहिए? सिर्फ अपनी ठेकेदारी और अपने कमीशन तक सीमित न रहकर थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी सोचना ही चाहिए जिन्होंने उन्हें वोट देकर नेता चुना है। मैं यहां मुख्य रूप से 3 बातों का जिक्र करने वाला हूं जिन पर आपको हर उम्मीदवार से सवाल पूछना चाहिए और उसकी सहमति लेनी चाहिए। वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। आपको क्या लगता है किसी भी म्युनिसिपैलिटी के क्या क्या काम होते हैं? सफाई, स्ट्रीट लाइट, गलियां नालियां और ऐसे ही कुछ और काम, है ना? लेकिन जरा रुकिए, हम जरा संविधान की 12वीं अनुसूची पर नजर डालते हैं। इस अनुसूची में म्युनिसिपैलिटीज के 18 तरह के काम दिए गए हैं म्युनिसिपैलिटीज को। इनमें समाज का उत्थान है, गरीबी उन्मूलन है, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, पर्यावरण सुरक्षा जैसे विषय भी हैं। लेकिन आमतौर पर हम म्युनिसिपैलिटी के कुछ ही काम देख पाते हैं। कारण पता है आपको? दरअसल इन्हीं कुछ कामों में कमीशन मिलता है। पर्यावरण सुरक्षा में भला कहां से कमीशन आने वाला है और समाज कल्याण में, गरीबी उन्मूलन में तो मिलने से रहा कमीशन। मैं यहां सिर्फ 3 मुद्दों की बात करना चाहता हूं। उन पर हम सबको उम्मीदवारों से सवाल पूछने चाहिए और उनकी सहमति लेनी चाहिए। जो सहमति न दे वह चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका बहिष्कार करना चाहिए, ऐसा मैं कम से कम मानता हूं। पहला मुद्दा तो पर्यावरण सुरक्षा का ही है, जो 12वीं अनुसूची के अनुसार म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के नगरीय क्षेत्रों में हाल के वर्षों में विकास के नाम पर जंगलों का अंधाधुंध विनाश हुआ है। यह कहानी देहरादून से लेकर सुदूर गोपेश्वर और पिथौरागढ़ तक की है। पेड़ों को काटने का सीधा मतलब है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का जीवन संकट में डाल रहे हैं। आप पेड़ों को बचाने की बात करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा तो क्या विकास न करें? हमारा सीधा सा जवाब होना चाहिए कि क्या सिर्फ पेड़ काटकर ही विकास होता है? आप उन मॉडल का अध्ययन करें या ऐसे मॉडल बनाएं जहां कम से कम पेड़ काटकर विकास किया जा सकता है। और हमारा यह भी सवाल होना चाहिए कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर भाई विकास किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए करोगे? यदि किसी काम के लिए किसी पेड़ को काटना वास्तव में बहुत जरूरी हो तो उसके बदले वहीं आसपास कम से कम 5 पेड़ लगाए जाएं और उनकी सुरक्षा की जाए। इतना तो हो सकता है। दूसरा प्रमुख मुद्दा नशे का है। सामने वाला आपको तुरंत कह देगा कि यह काम तो पुलिस का है। तो आप कहें कि 12वीं अनुसूची में एक विषय लोक स्वास्थ्य भी है, नशा इसी विषय के अधीन आता है। इसलिए आप बताएं कि चुनाव जीतने पर आप नशे पर लगाम लगाने के लिए क्या करने वाले हैं? उम्मीदवार से पूछिए कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी नशे में बर्बाद हो रही है भाई, और नशा अब सिर्फ शराब नहीं है भाई,
कई तरह के सिंथेटिक नशे चलन में आ गए हैं, जिसका आदी होने वाले युवक के वापस सामान्य जीवन में लौटने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। इस पर आप क्या करेंगे, उम्मीदवार से पूछें। यह भी पूछें कि यदि पुलिस और आपका नगर निगम या नगर पालिका प्रशासन नशे पर लगाम लगाने के काम में आगे नहीं आते तो क्या आप हमारे साथ सड़कों पर उतरेंगे? दरअसल नशा आज शहरों में ही नहीं, गांवों में भी एक ऐसा संकट बन गया है जो पूरी की पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहा है। कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि नशा शहरों से होकर ही गांवों तक पहुंच रहा है। ऐसे में यदि शहरी निकायों के लिए चुने गए प्रतिनिधि इसे रोकने के प्रयास में आगे आते हैं या नशे के खिलाफ आंदोलन चलाने वालों का समर्थन और सहयोग करते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को नशे के चंगुल में फंसने से बचा सकेंगे। अब तीसरा मुद्दा, ये हमारी बहू बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है। देश के एक नेताजी ने कुछ समय पहले यूपी के शहरों के बारे में कहा था कि वहां आधी रात को भी कोई महिला महंगे जेवर पहनकर सड़कों पर निकल सकती है। ये सफेद झूठ था, लेकिन क्या हम अपने शहरों को वास्तव में ऐसा बना सकते हैं जहां महिलाओं के सामने अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच जाने की मजबूरी न हो? हमारे सामने अंकिता भंडारी का उदाहरण है। हमें उम्मीदवारों से यह बात जरूर पूछनी चाहिए कि अंकिता के हत्यारों के बारे में उनकी क्या राय है। अंकिता के वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए वे इस मसले पर आंदोलन कर रहे लोगों का किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। ये भी पूछना चाहिए कि जिस पार्टी से हत्या का आरोपी जुड़ा था और जिस पार्टी की विधायक ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी, उस पार्टी ने इन लोगों को, खासकर विधायक को, अपनी पार्टी से निकाला क्यों नहीं? अब जबकि घटना के बाद आरोपी के रिजॉर्ट के एक हिस्से पर बुलडोजर चलाने के मामले में साफ हो गया है कि ऐसा सबूत मिटाने के लिए किया गया था और बुलडोजर का ड्राइवर बयान दे चुका है कि बुलडोजर विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर चलाया गया था। तब भी रेणु बिष्ट पर कार्रवाई न होना क्या बताता है? अंकिता के साथ ही हमें सट में नाबालिग से और काला ढूंगी में एक महिला को पक्की नौकरी का झांसा देकर उससे दुराचार किए जाने की घटनाओं को भी जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि बहू बेटियां हर घर में हैं। अब चलते चलते एक नजर डालते हैं 12वीं अनुसूची के उन कामों पर जो शहरी निकायों के विषय हैं, ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आ सके। ये विषय हैं नगर नियोजन, भूमि उपयोग और भवन निर्माण विनिमयन, आर्थिक और सामाजिक विकास, सड़कें और पुल बनाना, घरेलू औद्योगिक और व्यावसायिक कामों के लिए पानी की आपूर्ति करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं को बढ़ावा देना, समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना, गंदी बस्तियों में सुधार के काम करना, शहरी निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था करना, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य परक कार्य करना, शमशान, कब्रिस्तान और विद्युत सौदागृह बनाना और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करना। हमारे नगर निकाय इनमें से कितने काम करते रहे हैं कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सबको तो उनकी जिम्मेदारी पता होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मैंने मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, कोई आमदनी हमारी कहीं से होती नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी मैंने दी हुई है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।